अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। कल हम बात कर रहे थे नाज़रीन कोरोना वायरस पे जो डिबेट हुई है नेशनल असेंबली में, और कल ही हमने देखा कि हम हुकूमत की तरफ से जहां लॉकडाउन की बात हो रही थी, जब लॉकडाउन हो गया और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो क्राउड्स निकले कल बाहर, तो उसके बाद असद उमर साहब को क्या क्या कहना पड़ा, सुनिएगा। मैंने हालात देखे तो ऐसे लग रहा था कि लॉकडाउन में नरमी नहीं हुई है, जैसे कोई ऐलान किया गया कि कोरोना ही खत्म हो गया। तो ये जहन में रखने की जरूरत है कि कोरोना नहीं खत्म हुआ। हिफाजत आपने आज भी अपनी करनी है। अगर हमने बदएहतियाती की, अगर हमने ऐसी जिंदगी गुजारने की कोशिश की जैसे कोरोना खत्म हो गया है, तो खुदा न खास्ता फिर ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं कि मजबूरन वजीर आजम को, हुकूमत को, NCC को कोई इसके अंदर उनके पास रास्ता ही ना रह जाए सिवाय इसके कि दोबारा से बंदिशें दोबारा बढ़ाई जाएं। उम्मीद है कि इस बात को हर शहरी जो है वो समझेगा भी और उसके ऊपर अमल भी करेगा। फिर नाज़रीन चीफ मिनिस्टर सिंध ने सुनिएगा उन्होंने क्या कहा SOPs के हवाले से। एहतियाती तदाबीर पे अमल करें, ऐसा ना हो कि हुकूमत को फिर कुछ सख्तियां करनी पड़े जो वो नहीं चाहती कि ऐसा हो। फिर नाज़रीन आज पंजाब के जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, ये सुनिएगा उन्होंने आज क्या कहा। आपने इचरे बाजार की वीडियो देखी है, आपने अनारकली बाजार की देखी है, आपने शालमी बाजार की देखी है, आपने टाउनशिप बाजार की देखी है। आपने जिम्मेदार शहरी होने का कोई सबूत नहीं दिया। आप दोबारा लॉकडाउन की तरफ खुद लेके जा रहे हैं। आपने बड़ी ज्यादती की है, हद ज्यादती की है। आपने चंद पैसों की खातिर सबकी जिंदगियां दांव पे लगा। आपने कहा आज का ही दिन है, कल है ही नहीं, कल क़यामत है। आप तो सोसाइटी के खाते पीते रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। अगर आपका ये एटीट्यूड है तो फिर ठीक है, मुझे क्या जरूरत है खुलवाने की। मैं कल मीटिंग में बैठ के कहूंगा बंद कर दें, फिर जो होगा देखा। फिर नाज़रीन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने शिबली फराज साहब ने प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे क्या कहा, सुनिए। अभी जो लॉकडाउन में जो नरमी आई है, जो पहला तासुर मिला है वो यही है कि लोगों ने जो एहतियात है उसको बिल्कुल बालाए ताक रखा हुआ है। ये बात काबीना में भी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में की कि देखें जी, ये जो किया गया है इस नरमी का, इसको बुनियादी तौर पे अवाम के लिए किया गया है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि मुआशी तौर पे कमज़ोर हैं। उन्होंने अपील की कि ये इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि जो SOPs हैं इस पर बड़ी सख्ती से अमल किया जाए, और ये जिम्मेदारी आवाम की है। देखें, हुकूमत न डंडे से इस लोगों को फोर्स कर सकती है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर। तो नाज़रीन मकसद ये सब दिखाने का आपको था कि एक नहीं दो नहीं हर तरफ से ये गूंज उठी है आवाज़ कि ये तो लॉकडाउन ख़त्म तो नहीं हुआ, आप लोग कर क्या रहे हैं। अवाम से शिकायत है, अवाम से सब लोग शिकायत कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि शायद लॉकडाउन फिर सख्ती से लगाना पड़े अगर अवाम बात नहीं मानेगी। तो सवाल यही पैदा होता है, और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हुकूमत की तरफ से भी लोग होंगे और हमारे पास सिंध हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उनसे पूछेंगे कि क्या वो तवक्को ये करते थे कि अवाम को जब आप देंगे SOPs और तो आपका ख्याल है लॉकडाउन ईज अप होगा तो लोग आराम से बाहर निकलेंगे। ये बहुत से लोग शुरू से कह रहे थे जब लॉकडाउन में नरमी आएगी तो लोग निकलेंगे बाहर ऐसे कि जैसे कि लॉकडाउन है ही नहीं। और जैसे असद उमर साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, उन्होंने कहा लोग तो ऐसे निकले कि कोरोना वायरस जैसे ख़त्म ही हो गया। और ये याद रखें कि नाजरीन जितनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे केसेस हमने देखा, यानी कि 12 तारीख को 1140 केसेस सामने आए नए, और 13 तारीख को 2255 केसेस सामने आए। और अगर बतदरीज देखा जाए तो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और लोग कल हम ये भी देख रहे थे कि लोगों ने कहा जी यकदम तो नहीं केसेस डबल हो सकते, ये लॉकडाउन ईज अप करने की वजह से तो नहीं हुआ जो केसेस यकीनन डबल हो गए, 1140 कहाँ और 2255 का। लेकिन कहने का मकसद यह है कि सवाल यही उठ रहा था कि जब आपका केसेस का रुझान बढ़ रहा हो, क्या उस वक्त लॉकडाउन में नरमी करने की ज़रूरत होती है या
उस वक्त आपको लॉकडाउन को मौसर और सख्त बनाने की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर राना असर साहब। वो एक्सपर्ट हैं एपिडेमियोलॉजी के, इंटरनेशनली ही इज़ अ नोन फिगर, और उन्होंने पाकिस्तान में भी एडवाइजरी ग्रुप में गवर्नमेंट के साथ रहे हैं, और वो ना सेंसेशनल है, और ये उनमें से हैं जो कहते रहे कि हाँ आपको खोलना चाहिए, किसी हद तक नरमी आनी चाहिए। लेकिन आज सुबह सुबह हमने देखा कि उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने, और ट्वीट ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, वो कह रहे थे आई एम जस्ट स्पीचलेस, कि मैं बिल्कुल, मेरे पास अल्फाज नहीं है, केसेस हैं जो राइज कर रहे हैं बड़ी तेजी से, और जो टेस्ट के नंबर्स हैं वो फ्लैट हो रहे हैं। और ये आप सुनिएगा कि एनडीएमए के चेयरमैन जब हमारे प्रोग्राम में आए थे तो उन्होंने टेस्टिंग फैसिलिटी के हवाले से क्या कहा था। हमारे पास टेस्ट करने की सलाहियत तकरीबन 30,000 टेस्ट रोजाना के हिसाब से भी हम करें तो ये अगले 1 महीने के लिए सफिशिएंट हैं, ये किट्स जो हैं 30,000 रोजाना। लेकिन नाज़रीन, जो फिगर सामने आ रहा है वो तो आ रहा है कि शायद 8-9 हज़ार के करीब रोज़ाना के टेस्ट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि टेस्ट में कमी क्यों आ रही है, और टेस्ट की अहमियत क्या है, और इस वक्त जो लॉकडाउन में नरमी आई है उसके नतीजे में हम आने वाले दिनों में क्या देख सकते हैं। और एक ये भी सवाल उठाया है फाहद हुसैन ने, उन्हें कोशिश करेंगे ले प्रोग्राम में, उन्होंने ये अपने आज अखबार में लिखा है, अपने आर्टिकल में रिपोर्ट उन्होंने एक मुरतब की है लोगों से बात करके। वो कहते हैं कि शायद कुव्वत मुफादियत जो है, हर्ड इम्यूनिटी है, उस पॉलिसी पे शायद हुकूमत चल पड़ी है। तो बहरहाल डॉक्टर जवाद हमारे साथ हैं, जवाद अख्तर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपको भी क्या उतनी ही फिक्र है जो केसेस की जो तादाद है जो बढ़ती चली जा रही है? जी हाँ, देखिए, आपको इल्म ही है कि मैं केसों के नंबर बढ़ने से नहीं घबरा रहा था, और मेरा पॉइंट ये था कि अगर हम टेस्ट ज्यादा करेंगे तो हमारे केसेस का नंबर बढ़ना है जो नेचुरल है। लेकिन जो मेरे लिए खतरे की घंटी बजी है कि टेस्टों की तादाद हमारी नहीं बढ़ रही, लेकिन हमारे केसेस की तादाद दुगनी हो गई है। ये बड़ा खतरनाक इंडिकेटर है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त कोई ना कोई एक बड़ी आउटब्रेक चल रही है। देखिए, एक तो आपके केसेस पूरे पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, इसका इतना इशू नहीं है, लेकिन ये एक डबलिंग जो सॉर्ट ऑफ नंबर्स की है, जबकि टेस्टिंग की लेवल वही है, ये शो करता है कि अदर एक या एक से ज्यादा आउटब्रेक्स भी इसके अंदर चल रही है। और अगर हम आउटब्रेक्स को ना आइडेंटिफाई कर सके तो ये फिर केसेस का बढ़ना आप मुश्किल हो जाता है रोकना। तो मेरा पॉइंट ये था जो भी आपने कहा है कि हम इतने अरसे से बातें कर रहे हैं, इतने अरसे से हम ये क्लेम सुन रहे हैं कि हम 30,000 रोजाना के टेस्ट करेंगे, तो आखिर क्या वजह है कि आज तीसरा महीने के अंदर हम आउटब्रेक के, हम आज भी 10,000 12,000 के लगभग पे, वो भी पिछले हफ्ते में हम जाके इस लेवल पे पहुंचे हैं, टेस्टों से नंबर हमारा आगे नहीं बढ़ रहा। ये इसके ऊपर जो भी हुकूमती लोग हैं, वो बेशक फेडरल में हो या प्रोविंशियल के हो, उनको इसको देखने की जरूरत है और इस मामले को सही करने की जरूरत है, अगर वो ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में उतने नंबर केसेस के ना आए जितने दूसरे ममालिक में आए हैं। अच्छा, ये अभी आपने एक अहम बात की, आपने कहा कि अगर टेस्ट की तादाद वही है, लेवल वही है, लेकिन अगर देख रहे हैं हम कि डबलिंग हो गई है नंबर्स की, एक दिनों में केसेस की, तो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब कि कहीं कोई आउटब्रेक है। ये जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी हाँ, एक तो ये है कि आपने रोजाना के एक खास तादाद के अंदर टेस्ट कर रहे हैं, आपको एक नॉर्मल से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपको आ रहे हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि हम टेस्टों की तादाद बढ़ाएं और केसों की शरह कम होती जाए। यानी कि पॉजिटिविटी रेट जो था, जो पिछले काफी अरसे से 10% के लगभग चल रहा था, वो पिछले कुछ दिनों से 20% के करीब आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि टेस्टों की तादाद सख्त नाकाफी है, और वो क्यों नाकाफी है? इस वजह से कि कोई ना कोई बड़ी आउटब्रेक दर पर्दा चल रही है, जिसका हमें इस वक्त इल्म नहीं है। वो हो सकता है अभी उस लेवल पे ना हो, तो अगर हमें टेस्टों की, जो मैं काफी अरसे से, और मैं तो ये शुरू से, इस आउटब्रेक के शुरू से ये कह रहा हूं कि हमें अपने टेस्ट बढ़ाने चाहिए, हमें अपनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ानी चाहिए, ताकि इस तरह की जो हमें कम्युनिटी के अंदर ट्रांसमिशन चलती हैं उनको हम जल्दी पकड़ लें, ताकि वो एक हद से ज्यादा ना बढ़े। लेकिन अगर आपके टेस्टों की पॉजिटिविटी रेट ही 20% हो जाएगा और आपके टेस्टों की जो शरह है वो दुगनी हो जाएगी, और तो ये
हर आदमी को ये अंदाजा हो रहा है कि ये मामला ठीक नहीं है। हमारी टेस्टों की पॉजिटिविटी की शरह, यानी कि अगर आपने 100 टेस्ट किए हैं तो उनमें से कितने लोग पॉजिटिव होने चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम टेस्ट बढ़ा के इसको 5% या उससे भी कम ले जाएंगे। लेकिन मेरे लिए बड़ा ये अफसोसनाक वाकया है कि हमने बातें सबने बहुत की हैं, हर ओहदेदार ने इस पे बहुत बातें की हैं, लेकिन नतीजा जो है वो हमारा वही 10-12 हज़ार टेस्ट रोजाना का है और आज हम 20% पॉजिटिविटी रेट पे पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये 20% पॉजिटिविटी रेट जो टेस्ट इसकी जो अभी लेवल यही है, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो आप जब इसको लेके जाते हैं टेस्ट ज्यादा हो और फिर आप कह रहे हैं अगर तादाद बढ़ेगी भी लोगों के केसेस की, लेकिन फिर भी क्योंकि तादाद टेस्ट की बढ़ गई है तो परसेंटेज नीचे आ जाएगा। अगर मैं आपको सही समझी हूं तो क्या मतलब फिर भी तो केसेस तो फिर भी बढ़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई कि आज आप कह रहे हैं कि जी टेस्ट कम है और उसकी वजह से परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन कल टेस्ट ज्यादा हो जाएंगे, फिर भी तादाद तो बढ़ेगी केसेस की ज्यादा, ओनली परसेंटेज कम होगी बिकॉज आपका जो सैंपल साइज है वो बड़ा होगा। नहीं जी, बिल्कुल, और मैं इसकी वजाहत करता हूं। देखिए, आउटब्रेक किसी को भी कंट्रोल करने के लिए जरूरी होता है कि हमें उसकी तमाम जगतों का पता हो। और जगतें क्या होती हैं, ये जिग्सा पजल की तरह है। आपके घर में बच्चे बनाते हैं जिग्सा पजल, और अगर उसके हमारे पास सिर्फ 10% पीस मौजूद हो तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा गैस करना कि ये तस्वीर कैसे बनेगी और इसके अंदर क्या है। लेकिन अगर हमारे पास 50%, 60% या ज्यादा तादाद में हो तो हमारे लिए आसान होगा उस तस्वीर को समझना और उसको बनाना। आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन भी इसी तरह होती है। अगर हम 10% मरीज हमारे पास का हमें पता है तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम उसको कंट्रोल कर सके। जब हम टेस्ट ज्यादा करते हैं और केसों का नंबर बढ़ता है तो हमें उस आउटब्रेक की तमाम जो इंटरनल डायनामिक्स होती हैं, जो लोकल डायनामिक्स होती हैं, उनकी समझ आती है। हमें हॉटस्पॉट्स का पता लगता है, हमें पता लगता है किस शहर के किस हिस्से में असल में ज्यादा प्रॉब्लम है और हम वहां को उसको टैकल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल के लिए जरूरी है। इस वजह से शुरू से मैं कहता हूं कि नंबरों से मुझे कोई गर्ज नहीं है कि कितने नंबर होते हैं। बात यह है कि आप एनफ टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं कि नहीं। अब ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इस वक्त दुनिया के अंदर अमेरिका से लेके यूरोप तक और यूरोप से लेके एशिया तक एक ही बात हो रही है कि अगर जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती या अद्वियात नहीं आती, इस पे हम सिर्फ 2 तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। एक एनहांस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और दूसरा जो है अपना एनहांस टेस्टिंग। अगर इन दोनों चीजों पे, मुझे पता है पहली चीज पे पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा, दूसरी चीज भी अगर हमारी ऐसी ही है तो फिर हमारे लिए बीमारी पे काबू पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये दोनों चीजें नामुमकिन नहीं है। इसके लिए सिर्फ कमिटमेंट चाहिए और जरा वो आपका अकीदा चाहिए कि आप इसके ऊपर फोकस करें और ये चीजें मैनेज हो सकती हैं। लेकिन एक हद के बाद जब केसेस बढ़ जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको समेटना। डॉक्टर साहब, आप तो हुकूमत की इनिशियल जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थी आप उसके भी मेंबर हैं और हमें ये मालूम है कि आपका लोगों से कांटेक्ट है, तो आपको मालूम है जिस तरह से जो कुछ जहां जहां हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे, क्या वजह है कि टेस्टिंग पे जब इतनी दी थी अहमियत, और अभी हमने एनडीएमए के चेयरमैन का बताया कि उन्होंने कहा हमारे पास इतना है कि हम 30,000 रोजाना का कर सकते हैं, तो आपने यकीनन इस पर भी तो कुछ खोज लगाने की कोशिश की होगी कि व्हाट इज द इशू। इफ यू आर सो वरीड तो आपने कुछ कोशिश तो की होगी पता करें। जी हाँ, मैंने पूछा था और मुझे जो बताया गया कि अब हर एक दूसरे के ऊपर ये डालता है कि जी ये सूबे नहीं कर रहे और उसके अंदर और ये लोग इसको क्लैरिटी के साथ इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एक प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताऊं कि हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं और ये पाकिस्तान का मेजर प्रॉब्लम है कि हमने इस बड़ी मेजर पैंडेमिक आई है पाकिस्तान में और हमने सोचा है कि हम इसी तरह कंट्रोल करेंगे जिस तरह हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला कंट्रोल करते हैं। हमने ये जो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डिजीज आउटब्रेक को मैनेज कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? वो तमाम नॉन टेक्निकल लोग हैं, वो तमाम कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन वायरस से कैसे लड़ना ये उनका शोबा नहीं है। अब इसकी वजह से पंजाब के अंदर खास तौर पे जो सलूक किया गया पॉजिटिव मरीजों के साथ और उनकी फैमिलीज के साथ, और उनमें डॉक्टर्स भी थे और
और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के डिप्टी डायरेक्टर लेवल के पंजाब के लोग थे जिनको जबरदस्ती पुलिस भेजकर घरों से निकलवाया गया, और क्योंकि वो पॉजिटिव आ गए थे इसी का काम करते हुए। तो एक लोगों के अंदर भी ये हिचकिचाहट है कि वो टेस्ट क्यों कराएं और अपनी फैमिलियों को दाव पे क्यों लगाएं। उसके साथ जो केस डेफिनेशंस हैं वो एक्सपेंड करने में नाकाम हुए हैं हम अभी तक, और उसकी वजह ये है कि जो लोग इस आउटब्रेक को मैनेज कर रहे हैं क्रॉस पाकिस्तान, उनको समझ नहीं है इस बात की कि एक वायरस के साथ, इवॉल्विंग वायरस के साथ हमने कैसे मुकाबला करना है। ये हर मसले का हल हमारे पास एक ब्यूरोक्रेसी का फर्द नहीं होना चाहिए। ये आज हमें ये समझना चाहिए कि हर शोबे के लोग हों, आपके पास एक्सपर्ट हैं, और पाकिस्तान में मैं अकेला एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं पहले बता दूं, मेरे ट्रेंड किए हुए कोई 200-250 फील्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के अंदर, पाकिस्तान नेवी के अंदर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जरूरत यह है कि आप उन लोगों से काम लें, उन लोगों से राय लें, उन लोगों जिन लोगों का शोबा है उनसे ये समझे। ये इसको आप ना सियासी तौर पे प्रॉपरली मैनेज कर मुझे जो दूसरा बड़ा दुख है वो ये है कि हम पैंडेमिक्स के ऊपर जब प्रिपेयर्डनेस के लिए पढ़ाते हैं पूरी दुनिया में, तो पहला असूल ये बताते हैं कि जो आपके पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, जो बड़े सीनियर ऑफिशियल्स हैं, दे शुड नॉट बी सीन बिकरिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। यानी कि पब्लिक के अंदर जब आउटब्रेक हो, पैंडेमिक हो, तो आपके जो सरकारी अमाल हैं, अफसरान हैं, वज़रा हैं, वो आपस में लड़ते हुए नजर ना आए, क्योंकि पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है, और पब्लिक जब कंफ्यूज हो जाती है तो वो आपकी एडवाइसेस हैं उसको फॉलो नहीं करती। अब वो ये बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त जिसे हम रिस्क कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम कहते हैं, वो हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि लोग भेड़ों की तरह और क्राउड्स बना के दुकानों पे हमला कर रहे हैं, क्योंकि किसी को, इतने लोग बोल रहे हैं इस शोबे पे कि किसी को समझ नहीं आ रही कि असल सूरत हाल क्या है। असल सूरत हाल खतरनाक है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे जैसा आदमी जो इसको मैनेज करने के हक में प्रॉपरली है, वो भी वार्न कर रहा है कि अगर हमने अभी भी अपने काम सीधे ना किए तो हमारे लिए आगे जाकर मुश्किलात होंगी। डॉक्टर साहब, आप बहुत अहम बातें करें। वी विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टे ऑन। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। ये सबसे अहम मसला है पाकिस्तान के लिए, और हमने शुरू दिन से कोशिश की है कि इस प्लेटफॉर्म से डिबेट करें सब्सटैंटिव इश्यूज पे। हम सियासत में नहीं जाना चाहते। हमने इशू जो है सबसे अहम, उसका जो कोर मसला है उस पर बात करनी है, उसमें क्लैरिटी लानी है। आज यही डॉक्टर साहब, डॉक्टर जवाद अस्कर, जो आज से 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले हमें कह रहे थे कि जी ये बिल्कुल मैनेज होगा, ठीक से मैनेज होगा, ये होगा, आज वो इस बात पर उनको इस पॉइंट पर आ गए हैं कि आपने सुना उन्होंने क्या कहा। वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन। मसले का हल चाहिए, सही सिमत चाहिए, और सबको मिलकर सही सिमत पे जाने। स्टे विद अस, हम ये कंटिन्यू करेंगे कॉन्वर्सेशन। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने। वेलकम टू द प्रोग्राम फवाद। और शैला रजा साहिबा, मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट सिंध। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर राना जवाद अस्कर साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि ये दोनों जो फेडरल गवर्नमेंट और सिंध के जो नुमाइंदे, इनसे पूछते हैं हम कि अब वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। फवाद, आपने सुना होगा जो कल उन्होंने कहा, असद उमर साहब ने कहा, फिर आज हमने देखा पंजाब गवर्नमेंट ने कहा, और साथ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने कहा। सब ने बहुत तंबीह की है पब्लिक की, बहुत नाराज हुए हैं। इस हद तक सिंध की तरफ से ये कहा गया और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें शायद लॉकडाउन फिर से सख्त करना पड़े। तो क्या आपको लगता है ये मुतवक्के तो था कि पब्लिक यही करेगी? देखिए, इशू ये है कि ये मामला काफी पेचीदा है। ये कोई 2+2 का इसका जवाब नहीं है, और जाहिर है एक तरफ हेल्थ है, एक तरफ आपकी इकोनॉमी है। इकोनॉमी से भी बढ़ जाए, अब दोनों तरफ जिंदगी का मामला है। अब जो लेटेस्ट अगर आप देखें तो जो दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, जॉनसन एंड जॉनसन है, ग्लेक्सो है, नोवारेटिस है, रोशे है, उन्होंने कहा है कि अगले साल सितंबर से पहले जो मास प्रोडक्शन है आपकी वैक्सीन की वो मुमकिन नहीं हो सकेगी। इस साल के आखिर तक वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन अगले साल सितंबर तक वो नहीं हो सकेगी। अब आप क्या 1.5 साल मुल्क बंद कर सकते हैं? आंसर इज नो।
तो ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। आप रोजाना बैठते हैं, रोजाना की सिचुएशन देखते हैं, एनसीओसी में चारों सूबे बैठते हैं, उसमें सारे इदारे बैठते हैं, एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ पर हम रिलैक्सेशन कर सकते हैं, कहाँ पर हमें टाइट करना है, कहाँ पे क्या करना है। सो अभी तक तो पाकिस्तान में एक्चुअली गवर्नमेंट्स हैव डन रादर वेल। अभी तक अल्लाह की भी खैर मेहरबानी है और उसमें जो है वो मामला कंट्रोल से बाहर नहीं हुआ और अल्लाह करे कि इसमें रहे, लेकिन इसको एक रोजाना एवेल्युएट हो रहा है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है हमारा, आई थिंक इट्स फेयरली बैलेंस्ड। तमाम लोग बैठ के फैसले करते हैं, डेमोक्रेटिक है। जो बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस हैं वो अब तक गवर्नमेंट्स ने लिए हैं और इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी है, बाकी तमाम इदारे भी हैं। सो आई थिंक जो डिसीजन मेकिंग, द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन मेकिंग हो रही है। अच्छा, इस पे भी आते हैं। अभी डॉक्टर राना जवाद साहब कुछ फरमाते हैं, उनके पास मैं आऊंगी, बट वेरी क्विकली शैला रज़ा साहबा, सिंध ने अब क्या सोचा है? कल तो बड़ी परेशानी, आज भी काफ़ी सीएम साहब परेशान थे, उन्होंने कहा कि इस पे हमें शायद फिर से सख्त लॉकडाउन पे जाना पड़े। तो कोई इस तरह की सोच है कि लॉकडाउन अभी, यानी आपने कुछ मार्केट्स वगैरह तो सील की कराची में, उसके अलावा क्या इकदाम उठाने का इरादा है? देखिए, अभी तक पाकिस्तान में 3 लाख और कुछ हज़ार टेस्ट हुए हैं, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा सिंध ने किए हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिंध से ज़्यादा सिर्फ लाहौर के शहर के केसेस बढ़ गए हैं। ऐसी सूरत हाल में मैं कोई मुकाबलतन नहीं कह रही हूँ, खुदारा इसको मुकाबलतन नहीं ले, हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी ही वो नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये कहना कि अल्लाह ने बड़ा करम किया और पाकिस्तान में नहीं, ये गलत है। लोग जो हैं वो उनको मालूम ही नहीं है, लोग समझने को तैयार नहीं है। जब मुल्क पे दूसरा मुल्क हमला भी करता है तो उस वक्त कर्फ्यू लगा के ज़बरदस्ती उनको अंदर किया जाता है। हमारा तजर्बा है, हमने बचपन में सुना भी है और ख़ुद एक तजर्बा भी किया है। मैं छोटी ही थी लेकिन मुझे बिल्कुल याद है कि ज़बरदस्ती कर्फ्यू लगा कर अंदर किया जाता था और लोग जो थे वो नहीं मानते थे और सुनते नहीं थे। कुछ लोग तो डंडे लेके निकल आते थे, हमें फौज की मदद करनी है, और हमला कहीं और हो रहा होता था। तो ऐसी सूरत हाल जो है ये इस किस्म की नहीं थी कि जिसमें हम, ठीक है तकरीबन 700 कराची में इंडस्ट्रीज़ और कुछ छोटी इंडस्ट्रीज़ खुल चुकी हैं, लेकिन ये जो बाजार खोले गए इसमें जैना मार्केट और हमने तो ये क्या नाम भी याद नहीं रहा था मुझे, जैना मार्केट के अलावा हमने गुल प्लाजा जो है उसको सील कर दिया है। और जो मैं आज, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना था, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गई थी, तो मैंने देखा कि हैदरी मार्केट जो है उसकी वजह से इतनी दूर तक पार्किंग थी और इतने ज़्यादा लोग थे। तो और कल मैं ऑब्जर्व करूंगी बहादराबाद का, और क्योंकि ईस्ट मेरा है, मैं उसकी मॉनिटरिंग कर रही हूँ, और तारिक रोड का, और अगर फिर ऐसे ही सूरत हाल रही तो हम सील कर देंगे। और अब वो ताजिर जो बहुत ज़्यादा चढ़ाई कर रहे थे वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं जी कर दें। मुझे आप बताएं कि एक दुकानदार को आप कैसे पाबंद कर सकते हैं कि वो कम ग्राहक से कहे कम लोगों को लेकर आओ, या ये कि वो कितने लोगों को सैनिटाइजर देगा, कितने लोग उसका सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे, कितने लोगों को वो ग्लव्स देगा। और अच्छा, तो आप कह रहे, आप फरमा रही हैं कि एसओपीज प्रैक्टिकल नहीं है। मैं चाहूंगी जरा डॉक्टर जवाद के पास जाएं। अभी जवाद साहब आप सुन रहे थे फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे थे? जी ठीक, आप कह रहे नहीं मुमकिन है। अच्छा, डॉक्टर जवाद कह रहे थे अभी, फवाद वो कह रहे थे कि जो आप कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग एक्सीलेंट है, और हम जैसे ले पर्सन हमें भी लग रहा है कि 2 प्लेटफॉर्म बने डिसीजन मेकिंग के, एनसीसी बनी है और एनसीओ बनी है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव हैवी डिसीजन मेकिंग है, ये आपने ब्यूरोक्रेट्स को और उन लोगों को जो इससे पैंडेमिक से और पब्लिक हेल्थ इशू से इनसे वाकिफ नहीं है, वो लोग वहां बैठे हैं और ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो ट्रेसिंग है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वो नहीं हो पा रही, टेस्टिंग पे बड़े इश्यूज हैं। डॉक्टर साहब आप कुछ फरमाइएगा, अभी आपने सुना फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे थे? जी जी, एक्चुअली नहीं, मैं ये कह रहा था, मैं एनसीओसी की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन मैं अक्रॉस द पाकिस्तान जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर, प्रोविंशियल लेवल के अंदर
तमाम पाकिस्तान के अंदर आउटब्रेक को मैनेज कर रहे हैं वो नॉन टेक्निकल लोग हैं। और ये आपका एक माइक्रोबायोलॉजी, वो एक माइक्रोस्कोपिक वायरस है, इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों से इसको आप मैनेज नहीं कर सकते कि आप डरा देंगे कि तुम्हें अंदर कर देंगे तो ये कर देंगे। तो आपको इस शोबे के एक्सपर्ट लाने पड़ेंगे। एक्सपर्ट कौन है इसके वायरोलॉजिस्ट हैं एक्सपर्ट, इसके एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, रिस्क कम्युनिकेशन के लोग हैं, उसके साथ जरूर उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिए और फैसिलिटेट करें। ये मैं सिर्फ एनसीओसी की बात नहीं कर रहा, मैं अक्रॉस द पाकिस्तान बात कर रहा हूँ कि द वे दिस आउटब्रेक इज बीइंग मैनेज्ड। अब आ जाइए एनसीओसी के ऊपर। मुझे भी मौका दिया गया था, मैं एक दिन गया था, तो जो मेरी असेसमेंट इसके बाद थी कि ये बेहतरीन अदारा है फॉर कोऑर्डिनेशन, बट दिस इज नॉट द, जिसे आप कह लीजिए एक ऐसा ग्रुप नहीं है वहां पे जो वायरस से लड़ाई कर सके। आप वायरस से ये एक, इसमें माशाल्लाह बहुत सारे वज़रा हैं, बहुत सारे आर्मी के सीनियर अफसरान हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी के टॉप लोग हैं, लेकिन इसके अंदर डिजीज एक्सपर्ट्स कितने थे, ये सवाल आपको करना चाहिए। और वहां पे मेरे हिसाब से 90% जो गुफ्तगू होनी चाहिए ऑन अ डेली बेसिस वो बेस्ड ऑन हेल्थ इंटेलिजेंस होनी चाहिए और उसके मुताबिक स्ट्रेटेजीज आपकी बेस्ड ऑन डेटा होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एटलीस्ट मैं सिर्फ एक दिन गया हूं तो मैं ज्यादा राय तो नहीं दे सकता उसके बारे में, लेकिन मुझे होती नजर नहीं आती। और जो मैं डिसीजन भी देखता हूं वो दे डजंट लुक लाइक दे बेस्ड ऑन द डेटा विच इज बीइंग जनरेटेड। तो ये होपलेस सिचुएशन नहीं है, इसको करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले इस चीज का एहसास जरूरी है कि हमसे ये काम ठीक नहीं हो रहा। अगर हम सब भी ये कहें, और अनफॉर्चुनेटली मुझसे ज्यादा आप इस्लामाबाद के सरकारी अफसरान को जानते हैं, यहाँ किसी भी मीटिंग में जाएं, बड़ा वजीर हो, वो कोई हुक्म देता है तो उसके नीचे वाला अमला उसको यही बताता है कि ये हो चुका है। तो मैं इस हो चुका से बहुत तंग हूं कि जब भी कोई सवाल पूछा जाता है वो यही कहा जाता है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हो रही है, टेस्टिंग भी हो रही है, लेकिन जब ग्राउंड पे जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो ये हमें अभी हम स्टिल वेरी अर्ली है इन आउटब्रेक सेटिंग के, और इसको हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना रास्ता सही करने की जरूरत है। फवाद चौधरी साहब आपके पास आएंगे। डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि आउटब्रेक के उस पे हम खड़े नहज पे, लेकिन और कांटेक्ट टेस्टिंग नहीं हो रही। आपने सुन लिया उन्होंने क्या कहा। विल कम टू यू आफ्टर द ब्रेक, आपसे पूछेंगे आपका क्या इस पे व्यू है। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। हम चलते हैं फवाद चौधरी साहब के पास, इनसे पूछते हैं। फवाद चौधरी साहब, आपने सुना डॉक्टर राना अख्तर साहब क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, नॉन टेक्निकल लोग इसको डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। और डॉक्टर जवाद वो हैं जिनको हुकूमत ने अपनी कमेटी में रखा था इनिशियली, यानी कि एडवाइजरी जो टेक्निकल कमेटी थी। व्हाट विल यू से टू दिस, जो ये कहा है फवाद चौधरी साहब? बात यह है कि जो अंडरलाइन बात है डॉक्टर साहब की वो तो बिल्कुल सही है कि ये हेल्थ इशू है, इसको इन्फोर्समेंट का इशू नहीं बनाना चाहिए, और बिल्कुल सही बात है। लेकिन आगे मैं उनसे समझना चाहता हूँ कि देखिए जो एनसीओसी है उसको जो मेन टेक्निकल साइड है उसको डॉक्टर फैसल रहमान हेड कर रहे हैं। डॉक्टर फैसल बड़ा नाम है पाकिस्तान में, वायरोलॉजी का भी है, उनका एक्सपीरियंस है। उसके अलावा सिंध की, पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर्स खुद डॉक्टर्स हैं, और इसी तरीके से जो ऊपर भी कमेटीज हैं, नीचे भी कमेटीज हैं, उनमें टॉप के पाकिस्तान के जो वायरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो शामिल हैं। अब अगर आप ये कहें कि नहीं डिसीजन मेकिंग में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को होना ही नहीं चाहिए, तो वो तो फिर टेक्निकल कमेटी हो गई ना, वो डिसीजन मेकिंग तो नहीं होगी। डिसीजन मेकिंग होती है जिसमें टेक्निकल इनपुट भी आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनपुट भी आता है, प्रोविंसेस का भी सबका आता है, फिर वो मिल के एक फैसला करते हैं। अब जाहिर है वो खुद भी कमेटी में गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या कहते हैं। या तो वो मेरा ख्याल है कुछ लिख के भेजें या अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लिखें कि वो किस तरह से ये डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि फ्रेंकली अभी तक जो पाकिस्तान में जो डिसीजन मेकिंग हुई है उससे तो पाकिस्तान के लोग, अभी गैलप हुआ है, उन्होंने कहा 82% लोगों ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने और गवर्नमेंट ने जो फैसले किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं। सो अगर तो वो समझते हैं कि इसको मजीद बेहतर किया जा सकता है, वो जरूर लिखें, भेजें, उसके ऊपर जो है वो एनसीओसी में बात हो जाएगी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इसको हमें एक स्ट्रिक्टली हेल्थ इशू के तौर पर डील करना है, वो बात बिल्कुल सही है और उसको बेहतर करने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब। जी नहीं, मैं कुछ और कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि
आपकी लड़ाई इस वक्त इंसानों के साथ नहीं है, जहां पे रूटीन के एडमिनिस्ट्रेटिव के जो आपके हेड्स हैं वो लीड कर सकते हैं। बात इनपुट की नहीं है, बात यह है कि इस लड़ाई की स्ट्रेटेजी को लीड कौन कर रहा है। लीड जो कर रहे हैं वो पूरे, अगेन एनसीओसी से बाहर निकल आइए, मैं पूरे पाकिस्तान के लेवल की बात कर रहा हूं कि आपके सूबाई लेवल पे, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये आपके पब्लिक हेल्थ पर्सनल नहीं कर रहे। डॉक्टर्स हो सकता है बात जगह कर रहे हो, आपने सही फरमाया कि डॉक्टर्स हैं, लेकिन डॉक्टर्स अपने जो मैडम यास्मीन राशिद है हमारे सीनियर हैं, लेकिन वो गायनाकोलॉजी की हैं। आपको यहाँ पे चाहिए पब्लिक हेल्थ जो इसको लीड करे, जिन्होंने इससे पहले आउटब्रेक्स को मैनेज किया हो। हमारा प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर ये है कि जब भी हम ये समझते हैं ये डॉक्टर है तो इसको हर जगह पे लगा लो, लेकिन आपके अगर दांत में दर्द होगा तो आप न्यूरोसर्जन के पास जाएंगे, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, या आप डेंटल सर्जन के पास जाएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हमने एक डॉक्टर लगाया हुआ है तो वो हमारे मसाइल का हल है, वो हमें बेहतर गाइड कर सकता है। हर शोबे की अपनी एक खास स्पेशलाइजेशन है और हम मार ही, और ये आज नहीं खा रहे सिर्फ, इससे पहले भी आउटब्रेक्स में हमने सफर किया है पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह यही है कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि हर शोबे की अपनी एक टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। तो मैं जो दो बातें कह रहा हूं कि ये इनपुट की बात नहीं है, ये लीडरशिप की बात है, और लीडरशिप के साथ आपकी, अगेन मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई इंसानों से नहीं है, आपकी लड़ाई एक वायरस के साथ है। इससे पहले आपने इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी, और ये तीसरी जंग अजीम के लेवल की लड़ाई है। तो इसको आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के साथ कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी लिखने की बात है तो वो तो मेरा हफ्ते में 2 मजमून आ जाते हैं इस पे। फहद हुसैन साहब ने भी इसी इशू के ऊपर लिखा है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैवी साइड है और ये बड़ी क्लैरिटी के साथ है, तो हमें एड्रेस करने की जरूरत है इसको। इस वक्त फेडरल पे थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन ये है कि डॉक्टर जफर मिर्जा पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और डॉक्टर फैसल सुल्तान इन्फेक्शियस डिजीजेज के डॉक्टर हैं। लेकिन इसके साथ हमें वहाँ उनको वायरोलॉजिस्ट देने चाहिए, आपको रिस्क कम्युनिकेशन के लोग देने चाहिए, आपको एपिडेमियोलॉजिस्ट देने चाहिए। आप वहाँ की, फवाद साहब भी उस दिन वहाँ थे जब मैं भी था, 3 घंटे की मीटिंग के अंदर मैंने बाद में हिसाब लगाया और मुझे कहा भी था कि आप इस मीटिंग को अटेंड किया जाए, और मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी 3 घंटे की मीटिंग में मैंने हिसाब लगाया कि जो मेडिकल के लोग थे वो डॉक्टर जफर थे या डॉक्टर फैसल थे, इन्होंने शायद 15 से 20 मिनट से ज्यादा इनको मौका नहीं मिला बात करने का। तो ये इस तरह आप एक वायरस से जंग नहीं जीत सकते जो इतना पूरी दुनिया में इस वक्त हैवक क्रिएट कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसका बैलेंस ठीक करें, आप जो सही शोबे के लोगों हैं उनको अहमियत दें। नहीं, लेकिन और फवाद, आपने तो खुद अपनी मिनिस्ट्री में आपने पूरा कोविड की बनाई है कमेटी, जिसमें आपने एक बायोलॉजिस्ट को, यानी कि वर्ल्ड रिनाउंड, आपने अताउर रहमान साहब को उसका हेड बनाया हुआ है उस पर, बिकॉज यू आर योरसेल्फ सीइंग के साइंटिफिकली इसको देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने एक और भी बात की आपके आने से पहले, उन्होंने कहा टेस्टिंग का, हमने कहा था वो 30,000 का हमने एनडीए में सब, वो चेयरमैन का भी सुनाया, उन्होंने कहा हमारे पास 30,000 की कैपेसिटी है डेली की, लेकिन अभी तो 9-10 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं डेली। उसके बाद उन्होंने कहा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो ठीक से नहीं हो रही, अभी आपने सुना है। तो ये लम्हा फिक्रिया नहीं है ये फवाद? नहीं, देखिए 2-3 चीजें मैं आपको, मिस्टर ये कहना कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं हो, पहली बात तो ये कि जो टेक्निकल इनपुट है वो तो फैसला ही डॉक्टर जफर ने, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने करना है ना, जो खुद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसी शोबे के लोग हैं, वो जिनको और डालना चाहे वो डालें। इसी तरह से आपने सही कहा, जो हमने कमेटी बनाई है उसमें भी पाकिस्तान के टॉप वायरोलॉजिस्ट शामिल हैं, टॉप वो खैर वो वैक्सीन और वो रिसर्च का ज्यादा काम कर रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं कर रहे हैं। लेकिन मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपने तय करना है कि फ्लाइट्स जो है वो बाहर से आए या नहीं आए, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, सिविल एविएशन के लोगों को तो डालना पड़ेगा ना, सिविल एविएशन के वजीर को तो डालना पड़ेगा ना। अगर आपने फैसला करना है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से अभी आपने कहा कि लॉकडाउन करना है, तो जाहिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तो डालने पड़ेंगे ना। तो मैं थोड़ा सा उस पे ऊपर, आई थिंक डॉक्टर साहब हिमसेल्फ इज आल्सो नॉट वेरी क्लियर दैट कि इसकी जो है वो नीचे चाहते क्या है। तो जैसे उसके में मेरा ख्याल है वो गाइड कर सकते हैं, और उसके ऊपर भी देख लेंगे जो अगर क्लियर 1, 2, 3 टर्म्स में वो बताएंगे ये होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में टेक्निकल इनपुट काफी है। जहां तक टेस्टिंग की बात आपने की है, टेस्टिंग में देखें जो किट्स वगैरह हैं और हमारी जो सलाहियत है वो है, लेकिन मसला क्या है कि इसके जो लैब असिस्टेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, आपको वो चाहिए, वो आपके पास इतने नहीं है। अभी एनडीएमए ने हंगामी बुनियादों पे लोग हायर किए, उनको